नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मलारी नीति बॉर्डर रोड पर मरकुड़ा तमक नाले के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के चलते भारी बोल्डर और मलबा गिरा है। स्थानीय ग्रामीणों के इस तमक टोल नाले के पास तेज गरज के साथ धुएं का गुबार उड़ता देखा गया। इस भूस्खलन की चपेट में क्षेत्र के कई गांव को विद्युत सप्लाई के पोल भी टूटने की खबर है। इसके कारण धौली गंगा घाटी के सीमांत झेलम तमक घाटी के करीब 1.5 दर्जन दूरस्थ गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश में किसानों की आय कई गुना बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और कई नई योजनाओं पर बात हुई। टूरिस्ट सेंटर बनने से कहीं ना कहीं टूरिस्ट आएगा तो आसपास के नौजवानों को भी अपने व्यापार चलाने में मदद मिलेगी और साथ साथ इस राज्य की जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको बागवानी की सुंदरता से जोड़कर, और आपका हमारे पास टी टूरिज्म है, हमारे पास एरोमेटिक टूरिज्म है, हमारे पास हर्बल टूरिज्म है, इन सब को लेकर इंटीग्रेटेड कंसेप्ट पे किस तरह एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर के टूरिज्म के माध्यम से हम अपने बगीचों को जो संभावनाएं हैं उसके माध्यम से जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा करके किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 93 बगीचों में तो हमारा निर्णय है कि हम करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 30 बगीचे उसमें लेके अब से जो हमारे 63 बगीचे हैं उनको पीपीपी मोड या लीज में दे करके, ये जो स्थानीय लोगों को, जो राज्य के स्थानीय निवासी हैं उनको दे करके वो उसको लंबे लॉन्ग टर्म लीज पे, ताकि वो हॉर्टी टूरिज्म के कंसेप्ट को विकसित कर सके, उनकी आजीविका भी चले और आने वाले 25-30 वर्षों में हमारे बगीचे भी एक आबाद हो सकें। क्योंकि विगत कई वर्षों से 17-18 वर्षों से जब ये राज्य बना था, उसके बाद जब हम लोग आए तो देखा तो 93 में से 90% से ज़्यादा बगीचे वीरान पड़े थे। तो उन बगीचों को किस तरह से हॉर्टी टूरिज्म के माध्यम से विकसित कर करके, साथ ही साथ किस तरह स्थानीय लोगों को उसको लीज या पीपीपी बोर्ड में दे करके उनको उपयोग किया जा सकता है और देश दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उनको अपने राज्य में अगर आकर्षित कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना। लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले। सरोवर नगरी नैनीताल में विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तल्लीताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्टेट में कितने विद्यालय देता हूँ? प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने चयन किया था। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं कर पाए, तो वो शायद 10 या 12 बचे हुए हैं। 170 से ज़्यादा विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिल गई है। सेकंड फेज भी हमने लिया। हमने तय किया कि प्रदेश में जो माध्यमिक विद्यालय हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के मानकों को पूरा करते हैं, हम उनको भी 100% अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शामिल करेंगे। सरकार की योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालय से उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगेंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का सपना आज तक देख रहे हैं। सरकार की इस योजना ने रफ्तार पकड़ ली है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूलों में शिक्षक और पढ़ाई की तैयारियों को भी दुरुस्त कर दिया जाए। सरकारी सिस्टम में निश्चित ही गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब भी चाहता है कि मेरा जीवन जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम की मिलनी चाहिए। उसी कल्पनाओं के तहत हमने तय किया कि प्रदेश के अंदर 190 विद्यालयों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय की हमने स्थापना की है और उनकी मान्यता भी सीबीएसई बोर्ड से हमने ले ली है। और इसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले हमारे विभागीय अधिकारी होंगे, शिक्षक होंगे, जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी 15 दिन के अंदर हो जाएगा और विद्यालय माध्यम पहुंच जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिल गई है, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में जितने हमारे माध्यमिक स्कूल हैं, नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए, आरटीई का पालन करते हुए हम अधिकांश स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाएंगे ताकि गरीबों को भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का मौका मिले। कोरोना केस के कम होने ही हिमालयी क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म बढ़ने लगा है। जोशीमठ हिमालय क्षेत्र में इस साल का पहला हाई द हिमालय का ट्रैकिंग दल हनुमान चट्टी, कुंट, खाल, काग, भूषंडी ताल होकर लौटा है। डोईवाला में आज लोक गायक अमित पयाल के साथ तमाम युवाओं ने उत्तराखंड सरकार के साथ ही भारत सरकार से भी उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड का अपना भू कानून बने, जिसमें बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति ना हो। क्योंकि वर्तमान समय में उत्तराखंड में जमीनों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करने का काम जहां तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं भू माफियाओं का कब्जा भी उत्तराखंड की जमीनों पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड भू कानून की मांग जनता समय समय पर उठाती रही है
पहले ये था 2001 में, जब वर्तमान उस समय सरकार थी तो उन्होंने 500 वर्ग मीटर ही कोई बाहर उत्तराखंड से बाहर वाले खरीद सकते हैं, लेकिन 2018 में सरकार ने इसको 500 वर्ग मीटर को हटा के ये क्या कर दिया था कानून कि बाहर यानी कि उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद सकते हैं, जितनी मर्जी वो खरीद सकते हैं। तो उत्तराखंड की जनता यही मांग कर रही है कि हिमाचल की भांति, मतलब जैसे हिमाचल में एक कानून है भू कानून, कि उसी की भांति उत्तराखंड में भी ये कानून लागू हो, भू कानून लागू हो। इसी पर आधारित हमने एक उत्तराखंडी गीत लिखने की कोशिश की है और गाने की कोशिश की है, जो आपको यूट्यूब चैनल पयाल जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैंने गाने के माध्यम से यही लिखने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है कि जो हमारी उत्तराखंड की भूमि है वो उत्तराखंड वालों के ही पास रहे, और बाहर का कोई अगर उसको लेना चाहे तो वो लीज पे ले सकता है, किराए पे ले सकता है, ताकि ये उत्तराखंड की जो भूमि है उत्तराखंड वासियों के पास ही रहे। एक और वनकर्मी भी पेड़ लगाने की खोखली अपील लोगों से करते हैं, तो वही ये वन माफियाओं से मिलकर हरे भरे पेड़ों पर आरी भी चलवाने का काम बखूबी करते हैं। ताजा मामला रुड़की के बेलड़ा गांव से सामने आया है, जहां हाईवे के बिल्कुल नजदीक 4 पेड़ की परमिशन की आड़ में वन माफियाओं ने शीशम, सागौन जैसी बेशकीमती दर्जनों पेड़ काट डाले, जिसकी सूचना वन दरोगा को पहले से थी, लेकिन कोई समस्या नहीं की गई। जब सूचना मिलने पर हमारी टीम मौके पर पहुंची और वन कर्मियों को मामले की सूचना दी, तो वह भी मात्र खाना पूर्ति करने मौके पर पहुंचे और कटे हुए पेड़ों की नपाई करके अपनी नाकामी छुपाते नजर आए। एक प्रकरण एक सामने आया था कि बेलड़ा गांव में कुछ निजी कास्ट के वृक्षों का बिना अनुमति के पातन किया गया है। तो जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 4 वृक्षों को पातन की अनुमति उन्हें प्रदान की गई थी, और उसमें उनके द्वारा 4 वृक्षों से ज़्यादा वृक्ष काटे गए हैं, जिसमें जो बाग स्वामी हैं उनके विरुद्ध वन अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उन पर विधिक कार्यवाही अभी की जा रही है। सर, ऐसा क्या कारण है कि जो आपके अधिकारी रवाना देने के लिए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद चोरी हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मेरी अभी उनसे इस बारे में बात हुई है। उनका कहना ये है कि जब रवाना दिया गया था तब जितने वृक्षों की अनुमति दी गई थी उतने ही वृक्षों का पातन किया गया था। उसके बाद उनके द्वारा अधिक वृक्षों का पातन किया गया है, जिसके लिए उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जैसे कि सर देखा है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके जो संज्ञान में बाद में आता है, जब मीडिया संज्ञान में डालती है अधिकारियों के, जब उनको पता लग पाता है, इससे पहले क्यों लग पाता है सर? देखिए, इस बारे में मैं अभी उनसे चर्चा कर रहा हूँ इस बारे में कि इस जानकारी में क्यों नहीं आ पाया। इसके बारे में पूरी बात करने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। आप सर एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपके जो छोटे अधिकारी हैं उन पर आरोप ये भी लग रहे हैं, ठेकेदार द्वारा बोला जा रहा है कि वो जो है अधिकारियों से मिलकर ही ये काम कर रहे हैं। देखिए, इसकी मैं जांच खुद करता हूं। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई की जाएगी इसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।